हेलो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में। डी ब्रॉगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। तो रदरफोर्ड, बोहर इन लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर ही अपना मॉडल दिया था, लेकिन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को वेव माना है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिट में जो है मूव करते रहते हैं, एक ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी पाए जा सकते हैं न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। कहाँ पे, न्यूक्लियस के पास। और ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, ये 3 डायमेंशनल में मूव करते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस के अलाउंग भी मूव करते हैं, वाई एक्सिस के अलाउंग भी मूव करेंगे और जेड एक्सिस के अलाउंग भी मूव करेंगे। ये सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करते हैं। किनके अकॉर्डिंग, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग ये 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। और ये रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर अपना मॉडल दिया था। तो अब आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट एट एनी प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस विथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, इनके पाए जाने की संभावना क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। न्यूक्लियस के पास पाए जाने की संभावना होती है और ये अलग अलग होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इन मैक्सिमम। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाती है। न्यूक्लियस से अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, व्हाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज 0। अब आगे देख लेते हैं। श्रोडिंगर गिव्स ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, उसी को क्या कहेंगे हम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है वो स्टेशनरी वेव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव होता है। और स्टेशनरी वेव के लिए जो होता है फार्मूला, वो क्या होता है, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा स्टेशनरी वेव के लिए होता है। ये आपको याद रहेगा तभी आप डेरिवेशन कर पाएंगे। अगर ये आप नहीं याद किए हैं तो ये डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा होगा आप इसको याद कर लें। साई क्या है, वेव फंक्शन है। ए क्या है, कांस्टेंट है। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना दूरी तय किया है वही है डिस्प्लेसमेंट। और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है। अब आगे देख लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, साई इज इक्वल टू था ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। अब इसका क्या करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में।
तो x के रिस्पेक्ट में जब करना होता है तो हमको क्या लिखना होगा यहाँ पे d/dx। जब x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो dx लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करना होता है तो y लिख देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं तो d/dx लिख दिए हैं। और a क्या है, कांस्टेंट है, तो a को बाहर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए a को बाहर लिखा गया है। और 2 पाई लैम्डा भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल के लिखेंगे। और साई का अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होगा कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। ये आपको याद रखना होगा, साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा माइनस साइन। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन था तो कॉस हो गया, कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड का फिर से फर्दर डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डी साई अपान डी एक्स था तो यहाँ पे फिर से डी अपान डी एक्स जब करेंगे तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है, ए को वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 पाई जो है, 2 पाई अपान लैम्डा जो है फिर से बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे और कॉस जो है वो कन्वर्ट किस में होगा, माइनस साइन में, तो यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए फर्दर डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या हो रहा है, डी अपान डी एक्स यहाँ पे जब करेंगे तो डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो ए को ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 पाई लैम्डा फिर से यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा। और साइन का कन्वर्ट होता है माइनस कॉस में तो यहाँ पे माइनस साइन 2 पाई एक्स हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस साइन 2 पाई एक्स हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड देखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला था और इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाला है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए ये क्या था, साई इक्वल टू था ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा था। और यहाँ पे क्या आया है, ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। यहाँ पे साई की वैल्यू रख देंगे, साई इज इक्वल टू इतना है ना, तो यहाँ पे साई पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई हो गया यहाँ पे। अब इसको इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले ही डी ब्रोगली इक्वेशन। तो ये क्या था, यह था लैम्डा इज इक्वल टू था एच अपान एम वी स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हो गया लैम्डा का वैल्यू। अब लैम्डा का वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, 4 में पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे पुट किए हैं ना तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ पे पुट करना है लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, तो अगर आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं अगर साई, ये आप है आपका, तो यहाँ पे पुट करना है आपको लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में होगा। अब ये क्या होगा, ये साई तो है ही, ये ऊपर चला जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच। साई भी है, साई भी यहाँ पे साइड में होगा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका, तो यहाँ पे देखिए यही वैल्यू यहाँ पे निकाल ली गई है, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपान एच साई इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान ले रहे हैं तो देखिए
अभी तक तो वेव मान के चल रहे थे, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान लेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है v। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² प्लस v। अब आगे देखते हैं। अब 1/2 mv² की वैल्यू अगर निकालेंगे तो E जो इस साइड में था इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा E माइनस v। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 हो गया है। तो ये जो था 1/2 mv², इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 6 क्या था आपका, ये वाला था इक्वेशन नंबर 6 ना। अब इसको ऐसा बनाएंगे कि m/2 यहाँ पे आए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या था देख लीजिए, एक मिनट। ये आपका था इक्वेशन नंबर 6, ये वाला था इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 6 में क्या करना है हमको, 1/2 mv² की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो पुट करने के लिए हमको m/2 बनाना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो गया, ये आप ऐसे लिखिए, अब क्या हो जाएगा 8π² m² v² हो गया और यहाँ पे हो जाएगा h और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, ये वाला 2 यहाँ पे चला गया और साई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 1/2 m² v² हो गया ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे यही वैल्यू आपको जो पुट करना था। तो हो जाएगा E माइनस v साई इक्वल टू 0। ये वैसे ही रहेगा प्लस में। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ पे m² v²/2 है ना। तो यहाँ पे एक m तो बचेगा क्योंकि हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, 1/2 mv² की ना। तो यहाँ पे mv² की वैल्यू पुट करना होगा। तो यहाँ पे एक m तो बच रहा है, तो यहाँ पे एक m हो जाएगा। mv² की वैल्यू क्या आई थी, E माइनस v। mv² इक्वल टू क्या आया था, E माइनस v। तो यहाँ पे रखेंगे E माइनस v साई इक्वल टू 0। साई इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो था, ये वाला इक्वेशन, इसको हम कन्वर्ट किए थे, 2 से डिवाइड किए थे और 2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो इसमें कन्वर्ट हुआ था mv²/2 की वैल्यू क्या आई थी, E माइनस v। E माइनस v यहाँ पे रखे थे E माइनस v। तो हमको यही मिला था d² साई/dx² प्लस 8π² m E माइनस v/h साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8। जो इक्वेशन नंबर 8 था इसी को कहेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते थे। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग था इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा था। और हमको क्या निकालना है, 3 डायमेंशनल मोशन निकालना, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे d² साई/dx² प्लस d² साई/dy² प्लस d² साई/dz² प्लस 8π² m/h² E माइनस v साई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, यहाँ पे del² साई/8π² m/h E माइनस v साइज इक्वल टू 0। जहाँ पे डेल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं d/dx प्लस d/dy प्लस d/dz। इसको लिख सकते हैं डेल को। और यहाँ पे d² dx² है ना, तो इसी वजह से डेल का स्क्वायर हो गया है। और साई सब में है तो साई को कॉमन ले लिया गया है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 10। इसी को हम क्या कहेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।